एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी के प्रॉब्लम्स हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का क्या रिलेशन होता है, अगर हम लोगों को मोलरिटी दी गई हो और उससे हमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। और उसको फॉर्मूले में हम इजीली लिख सकते हैं, वो है इस तरह से, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन था। मोलरिटी में क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स और मास का रिलेशन था। यहाँ पे एक नया टर्म है, वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले इसको हम लोग एक और फॉर्मूले में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर हम लोगों को वॉल्यूम ml में दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा इक्वेशन रीअरेंज। ओके, लीटर में होगा तो डायरेक्टली लीटर का वैल्यू डालेंगे, अगर लीटर में नहीं दिया हुआ होगा वॉल्यूम, ml में दिया हुआ होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, अब तक आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखे, वहां पे ये रिलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी फॉलो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे नया कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, सो हियर द न्यू टर्म इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। इसका जब हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे तब वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू mass of solute divided by equivalent weight, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जो भी सोल्यूट का मास दिया हुआ होगा हमारे प्रॉब्लम में, उससे हमको डिवाइड करना है उस सोल्यूट की इक्विवेलेंट वेट से। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में देखा है इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन होती है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट गिवन कंपाउंड। जैसे जैसे वैलेंसी चेंज होगी, इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू होती है वो कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती किसी भी सॉल्यूट के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए। क्यों, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड अगर उस मॉलिक्यूल ने फॉर्म किया तो उसकी वैलेंसी अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल HCl और H2SO4, ये दोनों क्या है, एसिड है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज डिफरेंट फॉर एसिड, फॉर बेसिस, फॉर आयंस, फॉर सॉल्ट, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। इतने सारे कंपाउंड्स के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इक्विवेलेंट वेट उनके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, HCl में हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, और H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो इस वजह से HCl की वैलेंसी यहाँ पे आ जाती है 1। ठीक है, क्योंकि ये एसिड है तो इनकी जब हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ H प्लस आयन कैन बी गिवन बाय अ गिवन एसिड इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। H प्लस आयन वो खुद एसिड कितने दे सकता है सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं उस एसिड की वैलेंसी या फिर उस एसिड की बेसिसिटी।
ठीक है। तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का, वो क्या है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जब एसिड होगा, जब बेस होगा, जब सॉल्ट होगा, जब आयन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, उन सब के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो एसिड दिए हुए हैं, सपोज हम लोग एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल्स टू एटॉमिक मास जो भी होगा उसका, वो एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग एसिड कंसिडर कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो जो भी एसिड होगा, the capacity of acid to give H plus ion in its aqueous solution is known as its basicity. To give H plus ion, वो जितने H plus नंबर ऑफ H plus ions देगा उतनी उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल HCl समझो, HCl में कितने H plus ions प्रेजेंट है, एक H प्लस आयन प्रेजेंट है, तो वो कितने दे सकता है, सिर्फ एक ही H प्लस आयन दे सकता है। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, बेसिसिटी इक्वल्स टू 1। इसलिए जब हम लोग HCl का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट फॉर HCl इज, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यहाँ पे 35.5 Cl का, और हाइड्रोजन का एक हो गया 36.5, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी है 1, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हमेशा सेम होता है, क्योंकि उसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने कंसिडर किया H2SO4, तो यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, इस वजह से इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, H2SO4 H2SO4, तो 2 हाइड्रोजन, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन 44, तो 64, 4 2 6 7 8, ये हो गया 6 एंड 3 9, ये हो गया 98, तो 98 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे बेसिसिटी कितनी है H2SO4 की, कितने H प्लस आयन है इसमें प्रेजेंट, 2, और वो कितने देगा फिर H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन, या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयन हाउ मच इट कैन गिव, 2 H प्लस आयन वो दे सकता है, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है H2SO4 का 49। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्यों हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको जब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना होता है, तब हमको यहाँ पे ये क्वांटिटी दी गई है, वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो अगर हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट पता होगा वो सोल्यूट का, ठीक है, वो मॉलिक्यूल का, और उसका मास जो दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मिलेगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, वॉल्यूम जो भी दिया है, लीटर में दिया है, ml में दिया है, जो भी दिया है वो पुट करो। इस तरह से आप इजीली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना ही नहीं आया तो आप कैसे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे। सिमिलरली अगर बेस हो, ठीक है, बेस मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है, तो जब बेस होते हैं तब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय एसिडिटी, डिवाइडेड बाय एसिडिटी। यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, यहाँ पे है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। ठीक है, तो ये कितने OH माइनस आयन देगा, तो यहाँ पे बेसिस एसिडिटी का भी क्या फॉर्मूला है, एसिडिटी का भी क्या डेफिनेशन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ और हाउ मेनी नंबर ऑफ OH माइनस कैन बी गिवन बाय दैट गिवन बेस to the aqueous solution when it is dissolved in a aqueous solution। तो यहाँ पे NaOH कितना देगा, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, एक ही OH माइनस वो दे सकता है, तो NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40 डिवाइडेड बाय 1, इसलिए इसका भी इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कौन से ऐसे एसिड
और कौन से ऐसे बेसिस है जिनके इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट इक्वल होते हैं, जिनकी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, 1 होती है, उनके लिए इक्विवेलेंट वेट और उनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं एसिड के लिए, बेस के लिए, इसी तरह और बहुत सारे क्वांटिटीज के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्ट के लिए, आयन के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, इस तरह से डिफरेंट टाइप की केमिकल स्पीसीज के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इनके फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोगों ने देखी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। नॉर्मेलिटी हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से और उसका यूनिट होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हम लोग क्या लिखते हैं इसका यूनिट वी राइट लाइक ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज द यूनिट फॉर नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम लोग मिलीलीटर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में 1000 से। ठीक है, जब भी हम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है और वो है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट वहां पे फिर से आया, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ दैट गिवन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वांटिटीज के लिए, डिफरेंट टाइप के केमिकल स्पीसीज के लिए वो डिफरेंट टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला एक ही है, वो है एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ दैट गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो एसिड के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, जितने H+ आयन वो एसिड मोलिक्यूल दे सकता है सॉल्यूशन में उसको कहते हैं उस एसिड की बेसिसिटी। बेस के लिए फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, जितने OH- आयन वो 1 मोलिक्यूल ऑफ बेस दे सकता है एक्वेस सॉल्यूशन में उसको कहते हैं उस बेस की एसिडिटी। ठीक है, और सॉल्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलिकुलर मास ऑफ दैट गिवन सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल इन सॉल्ट। सो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल हमको दिया हुआ है NaCl, ठीक है, ये है सॉल्ट, तो इसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट फॉर दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर मास कितना है उसमें, तो मोलिकुलर मास कितना है NaCl का, Na is 23 प्लस 35.5, तो ये ओवरऑल हो जाता है 58.5। ठीक है, तो ये है मोलिकुलर मास, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 58.5 डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल इन सॉल्ट। तो ये क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो टोटल वैलेंसी ऑफ सॉल्ट, टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल इन सॉल्ट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल इन सॉल्ट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या है मेटल की, NaCl, इसमें मेटल की वैलेंसी क्या है, फॉर NaCl वैलेंसी ऑफ मेटल इज Na प्लस एंड Cl-, तो इसकी वैलेंसी है 1 और नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने प्रेजेंट है, NaCl में सिर्फ Na क्या है, मेटल है, तो इस वजह से इसमें नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने प्रेजेंट है, 1, सो ये हो गया ओवरऑल क्या 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई इस सॉल्ट की 1, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आएगा इसका 58.5। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। सिमिलरली फॉर एग्जांपल कंसिडर करो K2CO3, ये क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमको इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चाहिए इसकी वैल्यू, वैलेंसी ऑफ मेटल। वैलेंसी ऑफ मेटल कितनी है यहाँ पे, K2CO3 gives 2K plus
प्लस CO3 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, वैलेंसी कितने यहाँ पे, इसकी यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट। तो कितने नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट है 2, CO3 मेटल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ K प्लस क्या है मेटल एटम है, और वो कितने हैं 2 है, उनका चार्ज कितना है 1 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी हो गई टोटल 2। तो हमको वैलेंसी का वैल्यू मिल गया। K2CO3 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम लोगों को आंसर मिलेगा 138 डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर आता है 69। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट फॉर सॉल्ट। हमेशा ध्यान में रखना है एसिड बेस सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हमको फॉर्मूला यूज करना है। और ये टोटल वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल वैलेंसी का फॉर्मूला है वैलेंसी ऑफ दैट मेटल एटम इनटू नंबर ऑफ दैट मेटल एटम्स। जो भी होगा वो उस तरह से हमको लिखना होगा, और ये इससे हमको वैल्यू मिलेगा इक्विवेलेंट वेट का। वो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू हमें यूज करनी है यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए। वो मिल गया तो हम इजीली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आयन होगा उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इक्वल्स टू फॉर्मूला मास, जो भी फॉर्मूला मास होगा उस आयन का डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ आयन। वहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है चार्ज ऑफ आयन। फॉर एग्जाम्पल SO4 2 माइनस है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं, सल्फर 32 प्लस ये क्या हो गया 4 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा ये 64। तो ये ओवरऑल कितना हो गया 4 2 6 6 96। ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है यहाँ पे 2, तो ये हो गया कितना, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 48। तो जब सॉल्ट होता है और आयन होता है तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस कर सकता है उतनी हो गई उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 प्रोड्यूस करता है 5 ऑक्सीजन, इसलिए जब भी उसका मोलिकुलर वेट होता है KMnO4 का, KMnO4 उसका जो मोलिकुलर वेट होता है उसको डिवाइड करते हैं 5 से। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन अगर दे रहा होगा, मतलब जितने ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहा है उतने हमको वहां पे लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर KMnO4 ने 5 ऑक्सीजन दिए तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, ये हो गई उसकी वैलेंसी। और इस तरह से हमको मिलेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट गिवन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वैलेंसी डिटरमाइन करना हो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए, तब वो वैलेंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जितने ज्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतनी उसकी हो गई वैलेंसी। ठीक है, सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या है हमारी डेफिनेशन वैलेंसी का, सो फॉर रिड्यूसिंग एजेंट द इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ दैट गिवन रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ विच इट कैन कंबाइन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे थे वो हम लोग वैल्यू ले रहे थे एज ए वैलेंसी, और रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, ऑक्सीजन एटम कितने कंबाइन हो रहे हैं उस गिवन रिड्यूसिंग कंपाउंड के साथ, वो हो गई उसकी वैलेंसी। सो हम लोग पुट करेंगे उसका मोलिकुलर वेट, डिवाइड करेंगे वैलेंसी के साथ और हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। वो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू हम यूज करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, हमको मिल जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। वो वैल्यू हम लोग नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे और इस तरह से हमको मिल जाएगी नॉर्मेलिटी। तो इस तरह से ये है कंसेप्ट ग्राम इक्विवेलेंट वेट का एज वेल एज इक्विवेलेंट वेट का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं नॉर्मेलिटी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ था इसलिए मैंने ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं एक प्रॉब्लम नॉर्मेलिटी का। कंसिडर करो एक प्रॉब्लम, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोगों को इन 1250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है, राइट डाउन गिवन mass of solute equals to 31.5 ग्राम। ठीक है, हमको सोल्यूट का मास दिया हुआ है, कौन सा सोल्यूट है, ऑक्सैलिक एसिड का।
ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, H2C2O4 2H2O। ठीक है, हमको मास दिया हुआ है, लेकिन हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। हमको दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड, इसके हमको दिए हुए हैं मास, इसका हमको मास दिया हुआ है, इसका हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट। कितना होगा इक्विवेलेंट वेट, ऑक्जेलिक एसिड क्या है, एसिड है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट डिवाइडेड बाय एसिड है तो हम लिखेंगे बेसिसिटी। ठीक है, एसिड है तो लिखेंगे बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, हम इसके ही हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे, हम वाटर के हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी है, इसकी बेसिसिटी है 2। इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, H कितने हैं, 2 and 2 4 and 2 6, कार्बन है 2, ऑक्सीजन है 4 and 6, तो ये हो गया 6, ये हो गया 24, 16 6 आर 96, ये हो गया 6 and 4, ये हो गया 126। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, 126। बेसिसिटी कितनी है ऑक्जेलिक एसिड की, 2, तो यहाँ पे आ गया इसका 63 इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो 63 इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। कितना मास दिया हुआ है हम लोगों को, 31.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है, 63। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को आंसर मिलेगा इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, इक्वल्स टू 0.5। दीज आर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स व्हेन वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पुट करो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, कितना है 1250, मल्टीप्लाई करो 1000 से, जो भी आंसर आएगा उसको कहेंगे 0.4 नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम, नहीं नंबर नहीं, सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिर नॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के टाइम हम लोगों को बहुत सारे कैलकुलेशन दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं, कैसे हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर हो गए तो आप इजीली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसी तरह आप भी नॉर्मेलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मेलिटी जब हम सॉल्यूशंस के एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। कभी कभी जो सॉल्यूशंस है उनकी नॉर्मेलिटी इस तरह से हो, 2 नॉर्मल, 5 नॉर्मल, 10 नॉर्मल, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और n/2, n/10, n/5, और इनके नेम भी है। इसको कहते हैं हम नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मल, इसको कहते हैं हम सेमी नॉर्मल। ओके, इसको कहते हैं हम पेंटा नॉर्मल, इसको कहते हैं डीका नॉर्मल, इसको कहते हैं हम सेमी नॉर्मल, और इसको कहते हैं हम बाय। ठीक है, 2 है ना, इसलिए इसको कहते हैं बाय नॉर्मल। ओके, यहाँ पे इसको कहते हैं सेमी नॉर्मल, इसको कहते हैं डेसी नॉर्मल, इसको कहते हैं टी नॉर्मल। ओके, तो इस तरह से जब हम नॉर्मेलिटी एक्सप्रेस करते हैं, कुछ कुछ सॉल्यूशन के अगर 2 नॉर्मल है, सॉल्यूशन की अगर हम लोगों को नॉर्मेलिटी देते हैं कभी कभी, तो वो क्या करते हैं, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है, बाय नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेका नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया। नॉर्मल
बायनॉर्मल, सेमी नॉर्मल, पेंटा, डेसी, डेका एंड पेंटी। ठीक है, इस तरह से ये हो गए नॉर्मल सॉल्यूशन। हम नॉर्मेलिटी इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशंस की, इसलिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो ये प्रॉब्लम। ठीक है, हमको यहाँ पे बोला है फाइंड आउट द मास ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ डिका नॉर्मल सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मेलिटी दी हुई है और हमको कैलकुलेट करने को बोला है क्या, मास ऑफ द गिवन सोल्यूट। ठीक है, तो हम लोग मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मेलिटी हम लोगों को दी हुई है, वो क्या है, डेका नॉर्मल। डेका नॉर्मल मतलब क्या, 10 नॉर्मल का सोल्यूशन दिया हुआ है। हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उससे हम लोगों को मिलेगा मास। हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 1000 ml इंटू यहाँ पे 1000 है, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 नॉर्मल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट पता हो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो आप इजीली मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है इक्विवेलेंट वेट फॉर CaCO3, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ दैट गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वैलेंसी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। तो इक्विवेलेंट वेट इसका होता है, मोलिकुलर वेट इसका आता है 100। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय वैलेंसी इसकी होती है 2, तो इसका ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट होता है 50। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया। हमको पता है सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल इन द सॉल्ट। तो मोलिकुलर वेट आप जब कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 100 डिवाइडेड बाय वैलेंसी आ जाएगा 50। तो यहाँ पे पुट करो वो इक्विवेलेंट वेट, तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज 50। सो देयरफॉर मास is equal to 10 into 50 equals to ये कितना हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया मास। ठीक है, तो जब हम 500 ग्राम इतना ज्यादा सोल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट का डिसॉल्व करेंगे 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो वो सोल्यूशन कितने नॉर्मल का बनेगा, वो सोल्यूशन 10 नॉर्मल का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ दीज दी हुई होगी नॉर्मेलिटी और हमको बोला जाए मास निकालो, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों को इस तरह से नॉर्मेलिटी दी हुई होगी तो हम मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस सॉल्यूट का। ठीक है, अब देख लेते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, और अगर हम लोगों को मोलरिटी दी गई होगी तो हम नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, वहां पे लिखा है मैंने ऑलरेडी, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, लीटर में लेते हैं। और मोलरिटी का क्या है, मोलरिटी इक्वल्स टू, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो जब हम नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन ढूंढेंगे तब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
कैंसिल हो जाएंगे और हम इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है, वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ये वैसे के वैसे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा ये वैलेंसी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी, देयरफॉर नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी। This is the relation between normality and molarity, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मोलर H2SO4 solution है, then it is equivalent to 2 normal H2SO4. Then it is equivalent to 2 normal H2SO4. अगर हमारे पास 0, अगर हम लोगों को लिखना हो 1 normal H2SO4, ठीक है, हम लोगों को अगर 1 नॉर्मल H2SO4 लिखना होगा तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है। तो ये है रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी का। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी, और वैलेंसी हम अगर एसिड होगा तो उसकी देखते हैं बेसिसिटी, अगर बेस होगा तो उसकी देखते हैं हम एसिडिटी, और अगर सॉल्ट, अगर आयन, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस तरह से हम वो वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आप लोगों को बताया है। एसिडिटी में क्या देखते हैं हम लोग, बेस के कितने OH माइनस दे सकते हैं, बेसिसिटी में देखा कितने H प्लस आयन एसिड दे सकता है, इस तरह से हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वो वैलेंसी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, मल्टीप्लाई करो मोलरिटी के साथ, इससे आपको मिल जाएगी नॉर्मेलिटी, ठीक है। और सपोज करो आप लोगों को मोलरिटी फाइंड आउट करना है, आप लोगों को नॉर्मेलिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, तो क्या करोगे, वैलेंसी से उसको डिवाइड करोगे। तो जब 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। इस तरह से ये है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे देखना है, वो है नॉर्मेलिटी फॉर मिक्सचर। नॉर्मेलिटी फॉर मिक्सचर, जैसे हम लोगों ने मोलरिटी के लिए देखा, उसी तरह N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। इसको ही कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है, इसको ही कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। और बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, अगर हम लोगों को एक सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है, हमको दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, और हमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी हो, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या है, ठीक है। और हम लोगों ने इस तरह से बहुत सारे कैलकुलेशंस देखे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था डेफिनेशन में, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखा। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा नॉर्मेलिटी का, उसके बाद हम लोगों ने डेका नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, बाय नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब क्या वो भी देखा। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ वो भी देखा। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या था, मोलरिटी फॉर डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन अगर होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मिक्सचर का होगा तो हम लोगों को पता है नॉर्मेलिटी फॉर मिक्सचर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मोलरिटी कैलकुलेट किया वैसे ही N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N3V3। अब क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे और हम लोगों को मिल जाएगी नॉर्मेलिटी फॉर अ गिवन मिक्सचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होता है एसिड एसिड मिक्सचर के लिए या फिर बेस बेस मिक्सचर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये है नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ऐसे स्टूडेंट जो टीचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक मेरी वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हो किसी भी कंसेप्ट के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।